हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड स्टाइल एंड एज यू नो मैं हूँ पूजा। मेरी वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, सो कीप ऑन वॉचिंग टू माय वीडियो। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ फ्यूचर में बनाती रहूँ। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए, तो मेरी सारी ईमेल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे कमेंट करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दैट मीन्स अ लॉट टू मी और मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ITER 4S के बारे में, जो है असेसमेंट ईयर 2017 के लिए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और वो भी हिंदी में। अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश में भी बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सभी ITER फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 2017-18 के इनकम टैक्स की वेबसाइट, जो है www.incometaxindiaefiling.gov.in पर अवेलेबल हो गए हैं। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पर लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से भी इस साइट पर जा सकते हैं। अब ITER 4S के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है कि ये है किसके लिए, ITER 4S एप्लीकेबल किसके लिए है। सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बता देती हूँ कि किस सेक्शन पे ये अवेलेबल है। ये सेक्शन 44AD, सेक्शन 44AE और सेक्शन 44ADA के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं आपको वन बाय वन सेक्शंस के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले सेक्शन 44AD क्या है। सेक्शन 44AD है उन बिजनेसमैन के लिए, आप कह सकते हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सके, तो उनके लिए ये गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी है प्रिजम्पटिव इनकम की, कि वो अपनी टर्नओवर का 8% इनकम एज्यूम करके और ITER 4S फाइल करके टैक्स भर सकते हैं। अब ये टर्नओवर की यहाँ पर एक लिमिट फिक्स की है गवर्नमेंट ने। अगर आप पूरे साल में अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उस केस में ही आप ITER 4S फाइल कर पाएंगे। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप ITER 4S फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कंडीशन है ITER 4S की। तो सबसे बड़ा चेंज जो ITER 4S के लिए गवर्नमेंट ने लाया है वो है डिजिटल इंडिया मिशन के लिए अपने, कि अगर आप अपनी टर्नओवर या अपनी सेल का कोई भी पार्ट डिजिटल मोड में, यानी चेक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसी टर्नओवर पे आपको 6% इनकम एज्यूम करके टैक्स देना है। तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर्स को या स्मॉल बिजनेसमैन्स को दिया है। अब किस पे सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं होता वो मैं बता देती हूँ। जिन पर सेक्शन 44AE एप्लीकेबल होता है वो है प्लेइंग हायरिंग, जिनका बिजनेस है प्लेइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरीज और जिनके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, उन पर सेक्शन 44AD नहीं लगेगा। सेक्शन 44AE की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी सेक्शन 44AD में क्लेम नहीं कर सकते, उनके लिए सेक्शन है 44ADA, उसके अंदर आके वो अपने आप को ITER 4S भर सकते हैं। इसके अलावा जिन पर्सनस का बिजनेस है कमीशन या ब्रोकरेज का, वो भी इस ITER 4S को फाइल नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए आपको इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप ITER 4S को नहीं फाइल कर पाएंगे, आपको ITER 3 फाइल करना होगा। इसके अलावा ये सिर्फ इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है, ना ही ये कंपनी के लिए है और ना ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ITER 4S के लिए और सेक्शन 44AD के लिए हैं। अब सेक्शन 44ADA बता देती हूँ मैं, ये प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन ना हो के प्रोफेशनल है और वो ITER 4S भरना चाहता है तो उसको सेक्शन 44AD के अंदर, ADA के अंदर वो फाइल कर सकता है। उसे 50% दिखाना होगा अपनी इनकम का यहाँ पर। मतलब अगर उसकी पूरे साल में प्रोफेशनल इनकम 10 लाख है तो उसे यहाँ पर 5 लाख फिर अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होगी। तो उसके लिए क्राइटेरिया 50% का आ रहा है। फिर सेक्शन 44AE ये उनके लिए है जिनका बिजनेस है प्लेइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज और जिनके पास 10 से कम व्हीकल है, तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और उन्हें अपनी रिटर्न ITER 4S फाइल, अलावा जो भी पर्सन्स हैं वो अदर ITER फॉर्म्स फाइल करेंगे। ITER 4S में आप अपनी बिजनेस इनकम दिखाने के अलावा सैलरी की इनकम भी दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दिखा सकते हैं और अदर सोर्सेज की इनकम भी दिखा सकते हैं। पर कैपिटल गेन की इनकम दिखाने की ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। और आप डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पर आपको टैक्स ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी पे करना होगा। यहाँ पर आप एडवांस टैक्स भी पे कर सकते हैं, 31 मार्च से पहले आप चाहें तो एडवांस टैक्स भी पे कर सकते हैं। और टैक्सीज़ के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपना 26AS ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको 26AS चेक करना नहीं आता है तो मैंने अपनी वीडियो
यहाँ आई बटन में लिंक कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अब वहाँ से जाके चेक कर लीजिए कि 26 AS कैसे चेक करना है। तो अब हम आ जाते हैं ITR 4S को फाइल कैसे करना है। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सभी ITR फॉर्म्स में जो चेंज हुआ है वो ये है कि अब आपको अपना आधार नंबर हर ITR फॉर्म में मेंशन करना है। तो अगर आपने आधार कार्ड अप्लाई किया हुआ है तो अपना आधार नंबर डालिए। अगर आपने अभी अप्लाई किया है पर आधार नंबर नहीं आया है तो एनरोलमेंट नंबर भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि अब आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आधार को पैन से कैसे लिंक करना है तो मेरी एक वीडियो है, मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि पैन को आधार के साथ कैसे लिंक करना है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी से अपने पैन और आधार को लिंक कर लीजिए। इसके अलावा जो चेंज है ITRs में वो आया है हमारा डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक ड्यूरिंग 9 November 2016 to 30 December 2016 if aggregate कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड इज़ अप टू और मोर देन 2 लाख। तो अगर आपने 9 नवंबर से 30 दिसंबर 16 के बीच में कैश डिपॉजिट कराया था अपने बैंक अकाउंट में तो आपको वो यहाँ पर डिस्क्लोज़ करना है। अगर वो 2 लाख या उससे ज़्यादा है, अगर उससे कम है तो आपकी मर्जी है, आप दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए, अदरवाइज ना दिखाए। तो ये एक मेजर चेंजेस हमारे ITRs में आए हैं। ITR 4S में एक और नया चेंज जो आया है वो है यहाँ 4S में एक और नया चेंज जो आया है वो है अपना एंटर करना है पैन ऑफ स्पाउस। तो ये किस केस में एप्लीकेबल है? अगर यहाँ पर आप अपनी स्पाउस की इनकम भी यहाँ पर क्लब कर रहे हैं तो आपको अपने स्पाउस का पैन नंबर भी यहाँ पे शो करना होगा। तो ये तो थी चेंजेस की बात। और ITR 4S किसके लिए एप्लीकेबल है अब आप चलिए भर लीजिए मेरे साथ ITR 4S। और किसी भी तरह के क्वेश्चन और क्वेरी के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए। मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए और मुझे मेल कर दीजिए। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब कर लेते हैं हम ITR फॉर्म को फिल। तो ITR 4S में सबसे पहले आपको क्या फिल करना है? अपनी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर आपको फिल कर लेना है, अपना एड्रेस डाल देना है, स्टेटस सिलेक्ट कर देना है, इंडिविजुअल HUF या फर्म, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है, सेक्स सेलेक्ट कर लेना है मेल या फीमेल, अपना टाउन डिस्ट्रिक्ट को स्टेट डाल लीजिए। स्टेट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, उसमें से अपना कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पिन कोड आप अपना डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर भी एंटर कर लीजिए। आधार नंबर क्योंकि मेंशन करना मैंडेटरी है तो अपना आधार नंबर मेंशन करना मत भूलिएगा। रिटर्न फील्ड अंडर सेक्शन हम कर रहे हैं सिलेक्ट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। वेदर पर्सन गवर्न बाय प्रोड्यूस सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A नो सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप अपनी इनकम अपने स्पाउस के साथ क्लब कर रहे हैं उस केस में आपको ये पैन नंबर देना होगा, अदरवाइज ये देने की अभी कोई नीड नहीं है। ओरिजिनल रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न, उसे चूज़ कर लीजिए। रेजिडेंशियल स्टेटस फिर अपना चूज़ कर लीजिए, रेजिडेंट चूज़ कर लीजिए। टैक्स स्टेटस चूज़ कर लीजिए, अगर कोई रिफंडेबल बनता है तो रिफंडेबल चूज़ कर लीजिए। पेबल वैसे नहीं होता है बिकॉज अगर आपका टैक्स पेबल बनता है तो उसे पहले ही पे कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न में प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में। और इसके अलावा नील टैक्स पेबल, तो हम यहाँ पर नील टैक्स पेबल की ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो आपको इनकम यहाँ पे फिल करना है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो यहाँ पर ऑटो फिल होगा, इसके लिए आपको यहाँ से फिल करने होंगे। जो ये टैब दी है, एक टैब है हमारे पास सेक्शन 44AE की, इसमें अगर कोई बिजनेस इनकम आपकी सेक्शन 44AE में है, प्लेइंग हायरिंग ऑफ बिजनेस ऑफ लीजिंग गुड्स कैरेज, और आपके पास 10 से कम व्हीकल है तो आपकी डीम्ड इनकम जो होगी पर व्हीकल 7500 पर मंथ या उससे ज़्यादा आप यहाँ पर डीम्ड इनकम क्लेम कर सकते हैं। 44AE में नहीं आते आप तो आप यहाँ चले जाइए नॉन BP पे। अब यहाँ पर अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन जो आप यहाँ पर 44AD में दिखाने चाहते हैं उसके लिए यहाँ से आपको कोड चूज़ कर लेना है। ये सारे कोड्स की लिस्ट है, इसमें से आप अपने प्रोफेशन के, बिजनेस के या प्रोफेशन के कैटेगरी के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होने वाले जो कोड हैं वो है 0202 रिटेलर का, 0203 होलसेलर का और 0204 ट्रेडिंग का। फिर यहाँ पे ट्रेड नेम में अपने ट्रेड का नाम लिख लीजिए, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, ABC एंड फार्म
कुछ भी जो भी आपका ट्रेड नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब हम आ रहे हैं डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। सो सबसे पहले मैं इनकम कौन सी आपको यहाँ पर बता रही हूँ 44 AD की। अब सबसे पहले आपको क्या देना है, टर्नओवर की डिटेल, जो भी आपकी टर्नओवर जो आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो ये वही टर्नओवर है जिस पे आपको 6% इनकम प्रेज्यूम करनी है, और एनी अदर मोड वाली टर्नओवर आप यहाँ पर दिखाएंगे जिस पे आपको 8% इनकम प्रेज्यूम करनी है। तो मान लीजिए मेरे केस में मैं कहती हूँ कि 20 लाख मैंने चेक या DD से लिया था, तो मैं यहाँ पर 20 लाख दिखा रही हूँ, और अदर मोड्स में यानी कैश में या किसी और वे से मैंने 30 लाख रुपया लिया था, तो मैं 30 लाख यहाँ दिखा रही हूँ। अब मुझे प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD इसमें दिखाना है, 6% मुझे दिखाना है इस 20 लाख पे जो मेरा डिजिटल मोड से आया है। तो 1,20,000 की मुझे इस पे इनकम प्रेज्यूम करनी है, और अदर मोड पे मुझे 8% इनकम प्रेज्यूम करनी है, तो 2,40,000 मुझे यहाँ पे प्रेज्यूम करनी है। तो मैंने यहाँ पर सेक्शन 44 AD में 3,60,000 की इनकम प्रेज्यूम की है, और इस पर मुझे टैक्स पे करना होगा। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ADA है प्रोफेशनल के लिए। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल है और आपकी रिसीट्स मान लीजिए 10 लाख हैं, तो आपको यहाँ पर कितनी इनकम प्रेज्यूम करनी है अपनी, 5 लाख, 50% आएगा प्रोफेशनल्स के केस में। फिर सेक्शन 44 AE वो ऑटो फिल हो जाएगा अगर यहाँ पर आपने कोई डिटेल भरी है। मैंने यहाँ कोई डिटेल फिल नहीं की है, इसीलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। फिर अगर आपको अदर इनकम से भरनी है, ये तो मेरी बिजनेस इनकम ऑटोमेटिकली अब इस शीट में फिल हो गई। ये देखिए, ये मेरी इस शीट में ऑटोमेटिकली बिजनेस इनकम फिल हो गई। इसके अलावा अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन से भी अर्न करते हैं तो वो यहाँ पर दिखा दीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा दीजिए। अगर आपने लेट आउट की हुई है, नहीं की हुई है, तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कोई आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है जैसे बैंक इंटरेस्ट या कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं बैंक इंटरेस्ट का 5,000 रुपया यहाँ पर दिखा देती हूँ। अब आते हैं हम डिडक्शंस की कॉलम पे। बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह डिडक्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं आपके लिए। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो डिडक्शंस के अंडर क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शंस है हमारी 80C से 80U तक। आप अगर किसी भी डिडक्शंस के बारे में पर्टिकुलर मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वैसे मेरी एक वीडियो भी है, मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को डाल रही हूँ, आप चाहें तो उसे चेक कर लीजिए। जो मेन हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिडक्शंस हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। सबसे पहले डिडक्शन 80C की, इसकी लिमिट है 1,50,000। आप 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। उसमें क्या कंसिडर होता है, PF आता है आपका, PPF आता है, ट्यूशन इनकम अगर आपने बच्चों की भरी है, इंश्योरेंस कराया है अपना, टर्म इंश्योरेंस कराया है अपना, हाउसिंग लोन आपने लिया है तो उसके प्रिंसिपल की डिडक्शन आपको 80C में मिल जाती है। तो ये मेजर डिडक्शन जो आपको 80C में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D, ये है मेडिक्लेम की डिडक्शन। इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीज़न नहीं है वो यहाँ पर 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और सीनियर सिटीज़न 30,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल अपने अगर पेरेंट्स का मेडिक्लेम करा लेता है जो उस पर डिपेंडेंट है, तो उनकी भी एक्स्ट्रा डिडक्शन उसे 25,000 की तो उसके लिए भी उसको डिडक्शन 25,000 की मिल जाती है। पर अगर उसके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो उनकी डिडक्शन उसे 30,000 मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल 55,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर आप 80D के बारे में मुझसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा जो डिडक्शन हम यूज़ करते हैं ज़्यादा वो है 80E में, एजुकेशनल लोन की। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। और फिर है 80AA, जैसे मैंने यहाँ पे अदर इनकम में 5,000 का बैंक इंटरेस्ट दिखाया, 10,000 तक का बैंक इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने हमारा एग्जाम्प्ट किया हुआ है, तो मैंने क्योंकि अदर सोर्सेज में से डिस्क्लोज किया है तो इसकी डिडक्शन मैं यहाँ पर 80AA में ले लूँगी। तो बैंक इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, आपको अपनी इनकम में भी दिखाना है और फिर डिडक्शन में भी लेना है। ऐसा नहीं है कि बैंक इंटरेस्ट आया आपका 8,000 और आपने सीधा डिडक्शन क्लेम कर ली, उसको अदर इनकम में दिखाया ही नहीं, तो उसको अदर इनकम में भी ज़रूर दिखाना है। तो इस तरह से आपको ये डिडक्शंस फिल कर लेनी है। टैक्स आपका नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम और टैक्स आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें जो डिटेल भरनी है वो है TDS वाले कॉलम में। आपको सबसे पहले अपना 26A ज़रूर चेक कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न गलत हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपने अपना 26AS चेक कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपका टैक्स काटना था, उसने आपका तो टैक्स काट लिया पर डिपॉजिट ही नहीं कराया,
ऐसे कोई भी केस हो सकते हैं। तो अपना 26 CS पहले चेक कर लेने का यही फ़ायदा है कि कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी ऐसी मिस्टेक हुई तो आप उस पर्सन को जाके बोल सकते हो कि मेरी डिटेल्स ठीक कर दो, मुझे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला है। तो अपना 26 CS ज़रूर चेक कर ले। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, अगर आपका सैलरी से TDS कटा है तो वो यहाँ पर फिल करना है, आपको टैन नंबर डाल देना है, एम्प्लॉयर का नाम डाल देना है, कितनी सैलरी पे टैक्स कटा है और कितना TDS एम्प्लॉयर ने जमा कराया है वो यहाँ पे डाल देना है। अदर देन सैलरी जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पे दिखाना है, डिडक्टर का टैन नंबर, नेम ऑफ द डिडक्टर, डिडक्शन का ईयर, जो भी डिडक्शन ईयर है, डिटेल ऑफ द रिसीट मेंशन इन 26 AS उसमें लिखा होगा, आप वो डाल दीजिए, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितना अमाउंट आप क्लेम करना चाहते हैं। कई बार होता है कि मान लीजिए आपका 5 लाख का टैक्स इस साल TDS कटा था, 5 लाख का TDS कटा था, पर आप नहीं चाहते कि मेरा 5 लाख का 5 लाख मैं इस साल यूज़ करूँ, आप अगले साल में भी उन्हें नेक्स्ट ईयर्स में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि कितना अमाउंट इस साल क्लेम करना चाह रहे हैं आप। फिर आगे आपको भरना है डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो अगर आपने टैक्स खुद पे किया है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसकी डिटेल भरनी है, वो आपको चालान पे मिल जाएगी, क्योंकि जब आपने चालान भरा होगा या टैक्स भरा होगा तो आपको एक चालान मिला होगा, उस पर ये सारी डिटेल होंगी, जो होगा BSR कोड, डेट ऑफ क्रेडिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट या डेट ऑफ पेमेंट, चालान का नंबर और टैक्स कितना पे किया है वो डिटेल्स आप इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा अगर किसी ने आपका TCS काटा है तो बिल्कुल TDS की तरह वो आपकी 26 CS में हो रहा होगा, वहाँ से TCS अकाउंट नंबर उठा लीजिए, कलेक्टर का नाम उठा लीजिए, अमाउंट उठा लीजिए और कितना TCS कटा है वो उठा लीजिए। तो इस तरह से आपको TDS की डिटेल्स फिल करनी है। फिर टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन मांग रहा है ये, इस शीट में आपको क्या मेंशन करना है, आपके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल। अगर आपके पास 5 बैंक अकाउंट हैं तो पाँचों के पाँचों यहाँ दिखाने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, एक्टिव अकाउंट होने चाहिए सारे। अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो अब आपको पता भी नहीं है, काफ़ी साल हो चुके, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल डालनी है, IFSC कोड डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है और अकाउंट नंबर, और अगर किसी में 2 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है तो उसका अमाउंट भी आपको डालना है। फिर वेरिफिकेशन में डाल दीजिए आपका अपना नाम, मान लीजिए हमने सोहन एंटर किया है तो आई सोहन गुप्ता, सन डॉटर ऑफ फादर का नाम आ जाएगा, आपके प्लेस, किस प्लेस से हैं आप, और आपका पैन नंबर और डेट ऑफ रिटर्न फिलिंग, ये सब डिटेल्स आप इसमें एंटर कर दीजिए। एक और कॉलम है AL, इसमें आप अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल दे सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है देना, आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे आपकी कोई इमूवेबल एसेट है तो आप उसकी डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, अपनी ज्वेलरी की डिटेल दे सकते हैं, व्हीकल्स की दे सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की दे सकते हैं, जैसे शेयर एंड सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड। तो ये सभी डिटेल्स अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर ATG, अगर आपने कोई डोनेशन की है सेक्शन ATG के अंदर तो वो यहाँ पे फिल आपको करनी है। ये सेक्शन बहुत ही वाइड है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, किसी कैटेगरी के अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, किसी में 50% मिलेगी। तो अगर इस सेक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सेपरेट वीडियो में इसके बारे में आपको बता दूँगी। तो इस तरह से आपको अपनी ITR 4S फिल करनी है। फिल करने के बाद अपनी सारी डिटेल चेक लेने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। अगर कोई एरर होगी तो ये बता देगा, वो एरर ठीक करके आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आप श्योर हैं कि आपकी रिटर्न में कोई गलती नहीं है तो जनरेट XML पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इसे अपनी इनकम टैक्स के अकाउंट में जाके अपलोड कर दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे अपलोड कैसे करना है तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इस तरह से आप ITR 4S अपनी फिल कर सकते हैं। ITR 4S से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए या मेल कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन या क्वेरी आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मेरी ईमेल आईडीज़ जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है उन पे मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपकी क्वेरीज और सजेशंस के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।